हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 10 को, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका पार्ट 1 कल आ चुका था और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है। सो इस चैप्टर में बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा, जो पहला टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, जिसमें फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए 3 ऑप्शंस बताए गए। पहला था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करके, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड सप्लाई 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन ये फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए काफ़ी नहीं था। उसके बाद क्या टेक्निक्स यूज़ किए गए और क्या ट्रेडिशनल था और मॉडर्न में जो अब टेक्नोलॉजी है, जो टिश्यू कल्चर वाला है, जो डेवलप हुआ है, उसमें एक्सप्लांट्स का यूज़ होता है प्लांट को वायरस फ्री करने के लिए, जनरेट करने के लिए पूरे प्लांट को, जिसको टोटिपोटेंशी कहते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में हमने समझा, सोमा क्लोन्स के बारे में हमने समझा कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट से, और जब उन्हें ग्रो किया जाता है तो वो सोमा क्लोन्स होते हैं। और ये जो प्लांट्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, उनके मेरिस्टम से उन्हें वायरस फ्री ग्रो किया जा सकता है सूटेबल कंडीशंस में कल्चर करके। सोमैटिक हाइब्रिड्स के बारे में हमने समझा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो हमने समझा, ये प्रोसेस जो है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, बेसिकली 5 फीचर्स यहाँ पर गिवन है, वो हमने कल समझा। गोल्डन राइस पर ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ये एनरिच्ड होता है विटामिन ए से। फिर हम समझ रहे थे बीटी के बारे में, जो है बैसिलस thuringiensis। इसमें ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, बीटी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये प्रोड्यूस करता है एक बीटी टॉक्सिन को, और जब इसे बीटी टॉक्सिन जीन को जब क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से, तो वो प्लांट्स में एक्सप्रेस करता है रेजिस्टेंस इंसेक्ट्स के लिए। उन्हें इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये एक बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स में बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, इन सब के लिए यूज़ हो सकता है। पहला जो हम आज इस वीडियो में हमें जो स्टार्ट करना है वो है बीटी कॉटन टॉपिक। बीटी कॉटन, कुछ जो स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस thuringiensis के, वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स, जिसका एग्जांपल है टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म। उसके बाद कोलियोप्टेरन्स, जिसके एग्जांपल है बीटल्स, डायप्टेरन्स, जिसका एग्जांपल फ्लाइज और मॉस्किटोज़ है। इन सबको किल करता है वो प्रोटीन जो इन बैक्टीरिया में फॉर्म होता है। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, ये किल कर देते हैं इन इंसेक्ट्स को। जो बीटी है वो फॉर्म करता है प्रोटीन के क्रिस्टल्स। ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल हैं वो उनके ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज़ में ही फॉर्म होते हैं। ये क्रिस्टल कंटेन करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन क्रिस्टल्स में एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है वो एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में। वो एक्चुअल में अभी जैसे जो इसे क्राई जीन भी बोल सकते हैं, क्राई जीन में क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की तरह प्रेजेंट होता है, वो एग्जिस्ट करता है प्रोटीन। और जब इंसेक्ट उसे खा लेता है, इंजेस्ट कर लेता है उस इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, टॉक्सिन के एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि इंसेक्ट का जो गट है उसका
पीएच अल्कलाइन है, यानी कि वो सॉल्युबल, जो क्रिस्टल्स है उनको सॉल्युबलाइज कर लेगा क्रिस्टल्स को। इंसेक्ट्स का गट जो है उसका पीएच अल्कलाइन है, तो जो इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि क्रिस्टल सॉल्युबल हो जाएंगे उसमें। अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो बाइंड हो जाएगा मिड गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ। जो सरफेस है मिड गट का इंसेक्ट का, उसके एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन और पोर्स क्रिएट कर देगा। पोर्स क्रिएट करने की वजह से सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा और इवेंचुअली जो इंसेक्ट है उसके डेथ का कारण बनेगा। सो इसमें बेसिकली क्या हुआ, जीन जो है जिसमें प्रोटीन है वो इनएक्टिव है। जब वो बैक्टीरिया उसको इंजेस्ट करेगा तो इंजेस्ट होने के बाद ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा क्योंकि उसके इंसेक्ट के गट का पीएच अल्कलाइन है। ये प्रोटीन बाइंड कर जाएगा मिड गट में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड कर जाएगा। उसके बाद ये पोर्स क्रिएट करने लगेगा उसमें गट में और ये स्वेल कर देगा उसको, गट लाइसिस हो जाएगा और इवेंचुअली इंसेक्ट डाइज। जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं जो आइसोलेट किया जाता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से और इनकॉर्पोरेट किया जाता है अलग अलग क्रॉप्स में, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन। तो जो जीन का चॉइस है वो डिपेंड करता है क्रॉप पर और किस इंसेक्ट को, किस पेस्ट को टारगेट किया गया है। जो ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिस इंसेक्ट को या पेस्ट को किल करने के लिए बीटी टॉक्सिन का यूज़ किया गया है वो उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को किल करेगा और कोई इंसेक्ट आएगा तो वो नहीं मरेगा उससे। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। तो जो टॉक्सिन है उसे कोड किया जाता है जीन CRY1AC, जिसे क्राई बोला जाता है और बहुत से नंबर्स में ये प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोटीन्स एनकोडेड हैं जीन्स से CRY1AC और CRY2AB, ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को। CRY1AC एंड CRY2AB ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते हैं। और CRY1AB जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉर्न बोरर को। तो ये याद रखना ज़रूरी है, CRY2AB और CRY1AC कॉटन बॉलवॉर्म, CRY1AB कॉर्न बोरर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा होगा कॉटन का बॉल है। जो ए है वो डिस्ट्रॉयड है बॉल वॉर्म से और बी जो है वो फुली मैच्योर कॉटन का बॉल है। नेक्स्ट टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पेस्ट से रेजिस्टेंट हैं। बहुत से जो नेमाटोड्स पैरासाइट प्रेजेंट हैं, जिनके वाइड वैराइटीज़ प्रेजेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो नेमाटोड मेलाइडोगाइन इनकग्निशिया है वो इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स के रूट्स को। ठीक है, टोबैको प्लांट्स के रूट्स को कौन इन्फेक्ट करता है, एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलाइडोगाइन इनकग्निशिया। ये कॉज करता है रिडक्शन, यील्ड को कम कर देगा, ये टोबैको के यील्ड को कम कर देगा। तो जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया गया इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए वो आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस पर बेस्ड था, RNAi जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस के बेसिस पर स्ट्रैटेजी अपनाई गई ताकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसे ठीक किया जा सके। तो जो RNAi है वो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है
उन सब में प्लेस होता है, उन सब में होता है सेल्यूलर डिफेंस के फॉर्म में, सेल्यूलर डिफेंस के मेथड में प्रेजेंट होता है। ये मेथड इन्वॉल्व करता है साइलेंसिंग, किसी भी स्पेसिफिक mRNA के साइलेंसिंग के लिए ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री DS डबल स्ट्रैंडेड RNA के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं mRNA के ट्रांसलेशन को। यही साइलेंसिंग होता है जब mRNA ट्रांसलेट ना हो। तो क्या होता है इस मेथड में, जो स्पेसिफिक mRNA है, जो क्योंकि उनमें कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है, वो बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है mRNA के ट्रांसलेशन को। जो सोर्स है इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का, वो वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जिनमें RNA के जीनोम्स हैं या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जिसे ट्रांसपोजॉन्स बोल सकते हैं, वो रेप्लिकेट करेगा, एक RNA इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। तो जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो नेमेटिड स्पेसिफिक जीन्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट में। जो डीएनए का इंट्रोडक्शन है वो इस सेंस में किया जाता है कि वो सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस, उसे इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो दोनों सेंस को प्रोड्यूस करे और एंटी सेंस RNA होस्ट सेल में प्रोड्यूस करे। जो ये दोनों RNAs हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और फॉर्म कर लेंगे डबल स्ट्रैंडेड RNA दैट इनिशिएट RNA इंटरफेरेंस को वो इनिशिएट करेगा। तो जो साइलेंस्ड स्पेसिफिक mRNA है नेमेटोड का, उसके लिए तो जो कॉन्सिक्वेंस है, जो पैरासाइट है, अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस ट्रांसजेनिक होस्ट में जो एक्सप्रेस करता है स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA। अब जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो प्रोटेक्टेड होगा पैरासाइट से। तो बेसिकली क्या है इस पूरे प्रोसीजर में कि इस मेथड में स्पेसिफिक mRNA के साइलेंसिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA की वजह से। जो सोर्स है इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का वो वायरस है और या फिर ट्रांसपोजॉन्स है, जिसे मोबाइल जेनेटिक्स वो हो सकता है। फिर DNA का इंट्रोडक्शन होगा इस तरीके से कि वो डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म कर ले। अब वो दो तरह के स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, एक सेंस और दूसरा एंटी सेंस। ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें यही है। यहाँ फिगर में नज़र आ रहा होगा आपको, होस्ट प्लांट जेनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म। जो डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट हो गया है वो ट्रिगर कर देगा प्रोटेक्शन। नेमेटोड जो इन्फेस्ट करता है, जो ये इन्फेक्ट कर देता है प्लांट को, उससे प्रोटेक्ट करेगा। ए में गिवन है रूट्स, जो टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स का रूट्स है। दूसरे में है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो 5 दिन जो नेमेटिड जो 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड ने 5 दिन तक डेलिबरेटली इन्फेक्शन कॉज किया इसमें, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है इस मैकेनिज़्म की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये RNA इंटरफेरेंस के मैकेनिज़्म की वजह से ये प्लांट्स के रूट्स प्रोटेक्टेड हैं। और ए वाले में ये टिपिकल है प्लांट, जो रूट्स इन्फेक्टेड रूट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन्स में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस है वो इमेंस इम्पैक्ट बना चुका है हेल्थ केयर एरियाज़ में भी, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन को एनेबल कर सकता है ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स फॉर्म करके। जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं वो इंड्यूस करते हैं अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को। जो कॉमन केस जो
सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेट होते हैं नॉन ह्यूमन सोर्सेस से। तो अनवांटेड जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको ये रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स रोक सकता है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 रिकॉम्बिनेंट अप्रूव हो चुका है ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया में 12 ऑलरेडी मार्केटेड हो रहा है। उसके बाद टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।